प्यारे बच्चों नमस्कार। 7वीं की आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज मैं आप लोगों को आपका 7वां पाठ जो एक कविता है आ री बरखा समझाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि का नाम है डॉक्टर राकेश कुमार बब्बर। बच्चों बरखा का अर्थ तो आप जानते ही हो ना। बरखा का अर्थ होता है बरसात, बारिश, और बारिश का मौसम भला किसे पसंद नहीं होता। तो आइए कविता पढ़ते हैं। आरी बरखा। आरी बरखा आरी बरखा, इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। बच्चों पहले शब्दों के अर्थ समझते हैं। बरखा का अर्थ है वर्षा, तपती गर्म, धरा का अर्थ है धरती और शीतल का अर्थ है ठंडा। तो इस पद्यांश में कवि डॉक्टर राकेश कुमार बब्बर कहते हैं कि हे बरसात तू जल्दी से आ जा और इस गर्म धरती को अपने शीतल ठंडे जल बरसाकर शांत कर दे। यानी हमारी पृथ्वी गर्मी से बहुत ज़्यादा झुलस रही है, गर्म हो गई है। तुम अपना शीतल जल बरसाकर हमारी पृथ्वी को भी शीतलता प्रदान करो। पेड़ सब ठूंठ भये, पंछी चहकना भूल गए, कुमलाह गए हैं पुष्प सारे, बिखरा दो तुम बादल कारे। सौंदर्य रहित इस प्रकृति का श्रृंगार बनके तू आ, आरी बरखा, इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। बच्चों यहाँ ठूंठ का अर्थ है ऐसा पेड़ जिसकी डालियां और पत्ते ना हो, यानी वो बिल्कुल सूख गया हो। पंछी का अर्थ पक्षी, कुम्हलाना होता है मुरझा जाना। पुष्प का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, फूल। कारे का अर्थ है काले और सौंदर्य रहित मतलब सुंदरता के बिना। प्रकृति का अर्थ है वातावरण। तो बच्चों इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि बरसात के अभाव में, बरसात के बिना सारे पेड़ ठूंठ बन गए हैं, उनकी डालियां सूख गई हैं, पत्ते झड़ गए हैं। पंछी चहकना भूल गए। बच्चों आपको पता ही है कि पक्षी जो हैं वो पेड़ पर बैठकर चहकते हैं, और यहाँ पर बारिश के अभाव में जब पेड़ ही सूख गए हैं तो पंछी कैसे चहकेंगे। वो भी मानो मुस्कुराना, चहकना, खिलखिलाना भूल गए हैं। हे बरसात तुम चारों ओर काले काले बादल बिखरा दो ताकि तुम बरस सको। सौंदर्य रहित इस प्रकृति का श्रृंगार बनके तू आ। पेड़ पौधों और फूलों के बिना हमारी प्रकृति नीरस हो गई है, तो तुम हमारी प्रकृति का श्रृंगार बनके बरस पड़ो, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद ही चारों ओर हरियाली होगी और सब तरफ प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेरेगी। आरी बरखा, इस तपती हुई धरती पर अपना शीतल जल बरसा जाओ। जहां कभी बहती थी नदियां, सूखे पत्थर दिख रहे, सिंधु दुर्बल हो चला, वियोग तेरा कैसे सहे। अपने प्रिय के जीवन हेतु गीत मिलन के तू गा, आरी बरखा, इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। बच्चों शब्दार्थ की ओर ध्यान दीजिए। सिंधु का अर्थ होता है सागर, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, वियोग यानी किसी से बिछुड़ना, प्रिय मतलब जो हमें प्यारे हों, हेतु के लिए, और मिलन का अर्थ होता है मिलना। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जहाँ कभी बहती थी नदियाँ, जहाँ नदियाँ बहा करती थी, नदी का पानी दिखाई देता था, वहाँ बारिश के अभाव में नदियाँ सूख चुकी हैं और वहाँ केवल सूखे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। और नदियों से ना मिलने के कारण ऐसा लगता है जैसे सागर समुद्र भी दुर्बल हो चला है, कमज़ोर हो गया है। बच्चों आप लोग जानते ही हो कि जब नदियां जाकर समुद्र से मिलती हैं तब हमें विशाल समुद्र दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि नदियां सूख चुकी हैं तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र भी कमज़ोर हो गया है, उसमें भी पानी कम हो गया है। वियोग तेरा कैसे सहे, तो सागर तेरा वियोग कैसे सहे। हे बरसात समुद्र तुमसे बिछुड़कर बहुत दुर्बल हो गया है, इसलिए अपने प्रिय के जीवन हेतु गीत मिलन के तू गा। इसलिए अपने प्रिय समुद्र के जीवन के लिए
तुम मिलन के गीत गाओ, यानी कुछ ऐसा करो कि तुम रिमझिम बरसात बनकर बरस जाओ और समुद्र में भी नदियां आकर मिलें और वह फिर से पहले की तरह विशाल हो जाए। इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। हे बरसात, तुम इस तपती हुई धरती पर अपना शीतल जल बरसाओ। कश्तियां सब बच्चों की तैरने को हैं खड़ी हुई, उधर किसानों की भी आंखें बस तुझ पर ही हैं गड़ी हुई। खाली पड़ी कोठरियों में अन्न के दाने तू भर जा, आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। बच्चों, कश्तियां कहते हैं नाव को, और गड़ी हुई यानी टिकी हुई हैं। कोठरियों छोटे छोटे कमरों को कहा जाता है, और अन्न यानी अनाज। तो बच्चों, बरसात में आप लोगों की निगाहें किस ओर टिकी होती हैं? अपनी कश्तियों की ओर ना। आप लोग सब कागज की नाव बनाते हो और प्रतीक्षा करते हो कि कब बारिश का पानी बहता हुआ आए और आप उसमें अपनी नाव चलाओ। तो यही कवि भी कहना चाहते हैं कि सब बच्चों की कश्तियां तैरने को तैयार हैं, तैरने को खड़ी हुई हैं, और किसानों की भी आंखें बस तुझ पर ही गड़ी हुई हैं। बच्चों, जब फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, बरसात की आवश्यकता होती है, तो किसानों की निगाहें आसमान की ओर ही रहती हैं कि कब रिमझिम बरसात होगी और उनकी फसलें पकेंगी, उनकी फसलें लहलहाएंगी, उन्हें सिंचाई के साधन प्राप्त होंगे। तो यहाँ कवि यही कह रहे हैं कि किसानों की आंखें भी बस बरसात पर ही गड़ी हुई हैं, और खाली पड़ी कोठरियों में अन्न के दाने तू भर जा। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि किसानों के खेतों में छोटी छोटी कोठरियां बनी होती हैं, जिसमें वे अपनी फसलों को काट कर उसके दानों को, अनाज के दानों को वहां पर भरते हैं, वहां पर इकट्ठा करते हैं और बाद में उसे जाकर बेचते हैं। कवि यही कहना चाहते हैं कि इतनी रिमझिम बरसात बरसे कि अन्न के दानों से वो खाली पड़ी कोठरियां भर जाएं और किसान समृद्ध हो सकें, और किसान अपना अनाज जो है वो हम लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि हम लोगों का पेट भर सके। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। फिर से कवि यही कहते हैं कि हे बरसात, जल्दी से आ जाओ और इस गर्म तपती हुई धरती पर अपना शीतल जल बरसाकर, अपना ठंडा जल बरसाकर सबको शांति प्रदान करो, सबको खुशहाली दो। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कविता आरी बरखा आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बच्चों, इस कविता का अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसी तरह से पढ़ते रहिए और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। और बच्चों, यदि अपने सिलेबस से संबंधित आप कोई भी पाठ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।